इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में सुनिए निर्माता निर्देशक दीपक बलराज से ममता सिंह की बातचीत। दीपक बलराज जी, आपका विविध भारती की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ममता जी। दीपक जी, सबसे पहले हमें बताइए कि फिल्मों में आप कैसे आए? फिल्मों में मैं कॉलेज में जब था तो प्लेज होते थे काफी, तो उनमें पार्ट लिया करता था। और मेरे जो फादर हैं बलराज, उनको बिमल रॉय जी ने ब्रेक दिया था एज अ हीरो। लेकिन क्या था कि हमारे घर में ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तो मैं जब कॉलेज में था मुझे क्रिकेटर बनना था और मैं काफी फास्ट बॉलिंग करता था, कॉलेज के लिए खेलता था और काफी नाम था, बैटिंग भी अच्छा करता था। एक दिन मैं जू पे दौड़ के जा रहा था तो मुझे बी सुभाष मिला, जो अपने प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी। मैं कॉलेज में मैगजीन्स में लिखता था, आज भी मैं फ्रीलांसिंग में लिखता रहता हूँ। अच्छा। तो वो लोग ने मुझे पूछा सुबह कि यार तू कॉलेज में लिखता है, कोई स्टोरी आइडिया है क्या? मैंने किस लिए चाहिए? बोला फिल्म गा रहे। मैंने कहा बाप रे, कभी सोचा नहीं ऐसा। नहीं नहीं, मुझे कोई यंगस्टर सा कुछ मिल जाए आइडिया। तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया और डिस्कस करते करते वो फिल्म बनी डिस्को डांसर, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हीरो थे, बप्पी लहरी। वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन मैंने अपना काम सीरियस नहीं, बिकॉज मेरी उम्र इस टाइम 22-21 की थी। तो मैंने सोचा ये तो चलो टाइम पास है यार। मुझे क्या मालूम था कि जब फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है तो बहुत काम मिलता है, लोगों से मिलना चाहिए। तो वो मौका मैंने खो दिया अपने हाथों से। लेकिन वो फिल्म मेरे पीछे है और वो फिल्म में मुझे लिखने के लिए खाली 5,000 रुपए मिले थे। तो बस ये ऐसे आया लाइन के अंदर। और फिर काफी मैंने 20-21 फिल्में हिंदी डायरेक्ट की है ममता जी। आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि बचपन में आप क्या बनना चाहते थे, क्या था सपना आपका? मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और क्रिकेट मैदान में ही दिखता था। टेनिस बॉल, हार्ड बॉल सब काफी खेला करता था। लेकिन क्या था, उन दिनों में पैसे नहीं होते थे, किट नहीं खरीद पाता था, जूते नहीं खरीद पाता था। बहुत एंजॉय किया, बहुत खेला। और एक लेवल होता है प्रोफेशनल लेवल पे, उन दिनों में नहीं होता था, नहीं आ पाया। तो दिल से क्रिकेटर बनना चाहता। कभी एक्टर बनने का नहीं सोचा आपने? निर्माता निर्देशक बने जब? एक्टिंग ऐसा था कि कॉलेज में प्लेज में काम करता था। तो मेरा एक छोटा भाई है आनंद बलराज, बड़ा मॉडल था जी, फैशनेबल और स्टेज वॉक और ये वो बहुत उसका क्रेज था। और मैं भी दिखने में अच्छा था, बॉडी उठी थी, भाग चौड़ था। तो मेरे को बोलता है कि यार दीपक हम लोग कौन एक्टर बनेगा जी? तो मैंने कहा चल ये कॉइन डिसाइड करती है। मैंने बोला अगर हेड आएगा तो मैं ये बनूंगा या टेल आएगा तो ये बनेगा। मतलब ये थी कि जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि उसको डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना। हमने टॉस किया जी, तो मेरा भाई जीत गया। तो बोला मैं एक्टर बनूंगा। ठीक है मैं डायरेक्टर बनूंगा। देखिए जुबान की एक वैल्यू होती है। मैंने मुड़ के देखा नहीं, तब तो मुझे लोग बहुत बोलता है आप डायरेक्टर बनूंगा। फिल्म जैसे डायरेक्टर की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनों में जाना, बसों में स्ट्रगल करना, सोचा ही नहीं। लोग देखते थे, बोले यार अच्छी पर्सनैलिटी। एक भाई को जवान दे दी थी। ये कमाल का इंसिडेंट लाइफ में। किस तरह के संघर्ष आपको करने पड़े शुरुआत में फिल्मी दुनिया में आने के? पड़े, पैसे नहीं होते थे। मैं ओपी रनन करके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनके साथ ज्वाइन कर दिया था। मैं सिलेंडर में आया तो मेरी उम्र जब मैं कॉलेज में से कर रहा था तो ये बॉक्सिंग में मेरा बहुत नाम हो रहा था, फाइट्स में और ये वो सब। तो डैडी एक दिन बोले कि यार तू बनना क्या चाहता है? मैंने कहा भाई, और उन दिनों में इतनी जो आजकल जो नई फैसिलिटीज है कि कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट कुछ भी कर लो, आईटी कर लो, ये कर लो। उन दिनों में तो पैसे ही नहीं मिलते थे। मैंने बोला सबसे इजी काम यही होगा। तो बड़ा मुश्किल था। वो आरके स्टूडियो में मुझे लेके गए और वहां पर वो राज कपूर साहब की शूटिंग चल रही थी, फिल्म जूली की। मैं भी बहुत छोटा सा एज था उस टाइम। एंड और संजीव कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, जीनत अमान, ये सब बैठे हुए थे। तो सब मेरे को देखे क्या करना चाहता है ये। तो डैडी के दोस्त थे वो पहले, क्योंकि डैडी हीरो थे। यार असिस्टेंट में लगा लो, ये वो सब कॉलेज में बॉक्सिंग वॉक्सिंग करते हैं, हर्ष पटे। तो वो संजीव कुमार बोलते हैं हरी भाई कि यार ये तो हीरो बनेगा लड़का, काय को तुम्हारा टाइम वेस्ट करके पीछे लगा रहे हो कैमरे के जी। तो मैंने बोला नहीं, मैं डैडी के साथ आया हूँ और मैं डायरेक्टर ही बनूंगा। तो वो रनन साहब ने मेरे को देखा, वो मेरे को बचपन में गोदी वोदी में उठाया, घुमाते थे वो सब। तो बहुत सालों के बाद मिला तो मैं बड़ा था। तो मेरे को बोलते हैं तो ये जमीन साफ करने पड़ेंगे, फ्लोर साफ करने पड़ेंगे, फैन उठा के रखने पड़ेंगे, स्टेशन से चल के आना पड़ेगा, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, एक दिन में नहीं बनता, ये सब कर लेगा क्या? मैंने कहा कर लूंगा। और तो फादर चले गए वहां से, छोड़ छाड़ के मेरे उसी दिन। दोपहर को सब लोग खाना खा रहे, मैं दूर अकेला बैठा हूँ। प्रोडक्शन का आदमी आया, बाद में बोला अरे भाई तुमने खाना नहीं खाया क्या? मैंने नहीं, तो शर्माता था। आप बिलीव नहीं करेंगे ममता जी, मैंने 20-25 दिन तो खाना ही नहीं खाया शर्म से जी। फिर एक दिन एक एडी है, उन्होंने तो ऐसा शर्माएगा मर जाएगा भूखा, ऐसा थोड़ी होता है। और डैडी से पैसे मांगने को शर्म आती थी। तो ये वहां से दौड़ता हुआ स्टेशन पे जाता था, सांताक्रूज स्टेशन।
और कुछ टाइम तो विदाउट ट्रेन टिकट भी गया, पैसे नहीं होते थे। और महालक्ष्मी में उतर के वहां पर एक दीवार थी, वहां से कूद के उनका ऑफिस महालक्ष्मी में था, वहां जाता था चल के, फिर वहां पर काम उनसे सीखना शुरू किया। कि मुझे एक बार पता लगा कि मुझे सीखने के लिए फादर से रोज पैसे मांगना वो सब ठीक नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसी संघर्ष की मैंने। तो जब पापी करके फिल्म बनी तो मैं 7th असिस्टेंट डायरेक्टर था उसमें, और इतनी मेहनत करते थे। जब वो पिक्चर रिलीज होने लगी, उसमें जीनत अमान, संजीव कुमार सब थे, तो वो होर्डिंग्स बन के आए, टाइटल्स किसके देने, तो मेरा नाम तो था ही नहीं लिखा हुआ था। तो वो अंकल ने बोला कि ये दीपक का नाम किधर है, तो बोला सर वो क्या है, वो तो लास्ट में है, वो तो अभी आया, एक ही पिक्चर हम लोग 5-5 फिल्म से लगे। उन्होंने बोर्ड लेके पूरा फाड़ के फेंक दिया और मेरा नाम चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर लिख दिया, और मेहनत इतनी किया, नाम इसको मिलेगा। वहां से मुझे एक बात का पता लग गया कि मेहनत आप करोगे तो आपको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है, और वो जो सक्सेस उधर थोड़ी सी मिली। फिर उसके बाद ममता जी शालीमार फिल्म बनी कृष्णा शाह की, ऑल इंडिया लेवल से वो लोग पिकअप कर रहे थे, उनको खाली 2 असिस्टेंट चाहिए, पेपर में एड्स डाले हुए। वहां गया, फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। अब मुझे उन दिनों में तनख्वाह मिलती थी 150, और शालीमार पिक्चर में सिलेक्ट हुआ 750 रुपया महीना 1 हफ्ते का, और 4 हफ्ते के हो गए 3000। और मेरे को फ्लाइट से भेजा बेंगलोर, फॉरेन टेक्नीशियंस के साथ डिस्कस। मेरे को पढ़ा लिखा था, पढ़ाई, एजुकेशन, आज तो एजुकेशन ही सब कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं। उस टाइम पे भी एजुकेशन मुझे हेल्प कर गया। तो संघर्ष तो बहुत की। जब वो पहली फिल्म में जब स्टूडियो में गया तो वहां पर बोला एक आदमी चाहिए भैया, गटर पे लेटा हुआ है और उसको एक आदमी खींच के खड़ा कर रहा है। तो आदमी जो खींच के खड़ा कर रहा है वो अमिताभ बच्चन, और लेटा हुआ आदमी उनको मिल नहीं रहा है जिसकी वो शर्ट पकड़ के खींच रहा है। 1-2 शॉट उस पुरानी पिक्चर के रह गए होंगे। तो मेरी तरफ नजर पड़ी, तो अंकल ने बोला अरे भाई तू कर लेगा ये। मैंने कहा सर ठीक ले। अमिताभ बच्चन मेरे को खींच रहा है, वो बोल रहे हैं डायलॉग्स और मैं उनको देख रहा हूँ बराबर। तो वो हो गया पूरा सीन। तो उन्होंने मुड़ के बोले कहाँ से एक्टर लेके आया, सीन तो बराबर कर दिया, काम खत्म हो गया। मैं कभी भी लाइफ के अंदर हार नहीं मानी, और मैं ये सबको बोलता हूँ कि आज इनको जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आज की जनरेशन को बहुत अपॉर्चुनिटीज है। फिल्म इवेंट्स हो गया, कंपनीज बन गई हैं, आप जो चाहो करो। चैनल हो गए 850-1000 तो चैनल है, क्रिएटिव हेड और ये हेड और वो हेड, कितने जॉब्स हैं। और अभी इतनी बड़ी की फिल्म डायरेक्ट करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना करियर फिर शुरू करना है। अच्छा दीपक बलराज जी, मैं आपकी कुछ फिल्मों का जिक्र करना चाहूंगी। जान तेरे नाम, सैलाब, डिस्को डांसर, बम ब्लास्ट, जी ये सब आपकी फिल्में, चर्चित फिल्में हैं। और मिथुन चक्रवर्ती आपकी फिल्मों में हीरो रहे हैं ज्यादातर, तो उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताएंगे? डिस्को डांसर में जब उन्होंने काम किया तो मेरा कुछ इंटरेक्शन उनसे होता नहीं था, बिकॉज मैं राइटर था और वो एक्टर थे। और उन दिनों में राइटर्स का ऐसा होता था कि आपने स्टोरी लिख दी, आपका काम खत्म हो गया। और वो सेट पे गए तो डायरेक्टर पूछता था भाई यहाँ क्या घूम रहा है, उसने स्टोरी ले ली कर दिया। अभी यहाँ तो आज के तारीख में तो ऐसा है कि वो तो राइटर्स को उठा के ले जाते, भैया बैठा है बाजू में, कुछ भी लिखना पड़ेगा। कुछ से एक्टर अपने मन से बहुत काम करते हैं, उन दिनों में नहीं चलती थी, तो हम लोग जाते नहीं थे वो, तो इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की, आया तूफान, जिसमें वो हीरो थे और मैं डायरेक्टर था। तो वो फिल्म करते टाइम एक ऊटी में शूटिंग हुई, और वो फिल्म एक अलग फिल्म थी, बिकॉज आया तूफान वाज अ फिल्म ऑन टेररिज्म, अगेंस्ट टेररिज्म इन कश्मीर। तो शूटिंग से जुड़ा हुआ कोई वाकया बताइए ना हमें। शॉट रेडी हो रहा था और मैं अपने रूम में गया और मैंने कहा कि मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। तो एक जोर की नॉक पड़ा दरवाजे पे। अब मैंने दरवाजा खोलते देखा तो एक वेटर खड़ा है और उसके हाथ में एक बड़ी सी प्लेट है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं मंगाया। बोलता है तुमने नहीं मंगाया वाला बात है, मुझे आप देना चाह रहा हूँ। तो ये कौन ऐसा बोल रहे हैं? तो दैट वाज मिथुन चक्रवर्ती। ओह जी। जब मैं सेट पे पहुंचा तो सब लोग मेरे हंसने लग गए। मैंने कहा यार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बोला यार ये यहाँ से सीखो। वो बोलता है मैंने बोला इनफैक्ट, मैंने कहा देखो इतना बड़ा एक्टर, मिथुन का तो बहुत नाम था, खुद वेटर बन के आगे उसने मेरे को ये प्लेट आगे दे के गया। दैट शोज हिज कर्टेसी। और जब कोई भी जाता था किधर भी बोला आओ मैं तुम्हें वहाँ गाड़ी तक छोड़ के आऊँ। तो एक कमाल का इंसिडेंट था। और मिथुन के साथ एक और मेरी बात ये हो गई कि जब हम शूटिंग करते थे तो मैं उसके डांस के और हिप मूवमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक का ऐसा भगवान की दया से। तो बोले दीपक क्या चाहता है तू? मैंने कहा यार मैं ऐसा 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 कुछ मूवमेंट चाहता हूँ। ये चलेगा क्या? ये चलेगा। और वो आदमी इतना मेहनत करता था कि इतनी फिल्में करने के बाद मतलब हार मानता ही नहीं था। कमाल का एक्टर है और आज भी वो कहीं भी मिले तो वो ही मस्ती करने का बड़ा मूड रहता है। जो सीरियसनेस उनकी फेस में नजर आती है वो दूसरों को हेल्प करने के लिए होती है ऑल द टाइम।
और इसी तरह से एक मशहूर अदाकारा हैं जो आपकी फिल्म में रही है, माधुरी दीक्षित। उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात कहेंगे, यादगार? माधुरी दीक्षित जी। जब हमने सैलाब उनके साथ पिक्चर की तो एक डायलॉग था, उसका जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर डॉक्टर का था, और वो डॉक्टर जो है वो शी इज बेसिकली ट्रीटिंग पेशेंट जिनका दिमाग वहाँ खराब होता है एंड ऑल दैट। तो वो उन लोगों को रिपेयर करती है जिनकी दिमाग। तो उसमें गाना है हमको आजकल इंतजार जो, एंड इतना उसका अप्रिशिएट हुआ था। और वो गाने का हमने नटराज स्टूडियो में किया, और जो एक क्रेन पड़ा हुआ था बहुत टाइम से गुरुदत्त जी का, और हमने पूछा उसको टेक्नीशियन को, बोला गुरुदत्त साहब यूज करते थे। हमने बाकी ट्रॉलीज वॉलीज अलग टाइप की मंगाई थी, हमने बोला नहीं हमको ये क्रेन चाहिए। तो वो क्रेन लेके हमने यूज की और कमाल का काम था। और माधुरी का उसमें एक मूवमेंट आया था गाने के अंदर जो रिवर्स मूवमेंट है, उसके जो झटके वटके है ना वो रिवर्स है। वो जो हमको आगे एक पाँव पीछे जाता और स्लाइड करती हुई जाती है पीछे, दैट बिकेम यूनिवर्सल सुपरहिट, क्योंकि उससे पहले वो मूवमेंट आया नहीं था। एंड बहुत उसने दिल से किया। माधुरी दीक्षित का मुझे एक चीज बहुत पसंद आती है कि वो सेट के ऊपर आने के बाद एक बार आपकी स्क्रिप्ट सुन ली, एक बार उसको बात समझ आ गई तो आगे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। और लाइक ऐसा लगता है कि उसकी पहली पिक्चर है और वो खूब रिहर्सल करती है। ऐसे लोगों को लगता है क्या शॉट दे दिया, ऐसा नहीं है। वो पिक्चराइजेशन से भी रिहर्सल खूब करती है और बाद में शॉट के टाइम पे भी पूरा ध्यान उसके ऊपर ही रहता है। वेरी वेरी नाइस पर्सन, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट तो कमाल की है। तो उसके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। एज अ हीरोइन, एज अ डायरेक्टर आई हैड अ गुड केमिस्ट्री विद हर। मैं आपसे अब ये जानना चाह रही हूँ कि आज की फिल्में जो बन रही हैं, एक जमाने में जो फिल्में बनती थी जैसे शोले है, दीवार है, तो इन फिल्मों में जो डायलॉग होते थे, संवाद होते थे, बाकायदा लोग मुखरित करते थे, बोलते थे, और जब मौका आता था तो उस दृश्य की चर्चा किया करते थे कि उस दृश्य में ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज की जो फिल्में हैं उसमें हम देखते तो हैं लेकिन उसके संवाद हमें याद नहीं होते। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है? नहीं, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, आज के फिल्मों में हो गया है बड़ा गेम, मिडिल गेम और छोटा गेम। कि भैया अगर आपके पास बड़े बड़े हीरो आपके जो नंबर 1, 2, 3 पे चल रहे हैं तो होता क्या है कि आपकी पिक्चर को ये इनिशियल लगेगा ही लगेगा। जब पिक्चर रिलीज होती है ना तो वो मालूम पड़ता है 2-3 दिन में, 4 दिन में पहले 4,000 5,000 थिएटर्स में लगते हो, पिक्चर खींच के चले जाती है। और वो खींच के चले जाती है तो फायदा हो जाता है। अब आई उसके बाद दूसरी बारी, अब दूसरी बारी के अंदर दूसरे एक्टर्स नीचे कैटेगरीज के आते हैं, उनको पब्लिसिटी में तमाम खर्चा करना पड़ता है, पता नहीं रिकवर की होती नहीं होती है। अब हुआ क्या है आज की फिल्मों का, देयर इज नो कंटेंट जी। अगर ये बर्फी जैसी फिल्म है उसमें लोग बोल रहे हैं यार कंटेंट है, उसमें पिक्चर अच्छी जा रही है, गुड फील है, स्लाइस ऑफ लाइफ है, तो आजकल लोगों ने ये बड़े स्टार्स लेके टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है पब्लिक को कि बस फिल्म बनाओ और इसमें कैसे पब्लिक तो आएगी, 4 दिन में पैसा रिकवर हो जाएगा, आर या पार है। और कहीं पिक्चर पब्लिक को समझ बैठ गई तो 200-300 का करोड़ का धंधा कर जाएगा। तो इट इज बिकम मोर ऑफ अ बिजनेस। आप पहले जब राज कपूर साहब और ये सब पुराने जो फिल्में बनती थी, मुगले आजम देख लीजिए आप, और फिर बरसात देख लीजिए, और देव साहब की फिल्में, गुरुदत्त जी की फिल्में, और के आसिफ की, मदर इंडिया, ये सब, क्योंकि उसका कंटेंट इतना स्ट्रांग होता था, स्टोरी इतनी अच्छी होती थी, म्यूजिक इतना अच्छा होता जो आज नहीं है। अगर आप समझो 100 फिल्में बनाते हैं और 10 में कंटेंट है तो फिर क्या हुआ, तो 90 फिल्में तो नहीं होती है कंटेंट। दीपक जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि कंटेंट होना बहुत जरूरी फिल्मों में, तभी फिल्में चलती हैं और लोग देखना पसंद करते हैं। बहुत अच्छी दिलचस्प बातें आपने की, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका हम विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार सर। तो ये थी मुलाकात निर्माता निर्देशक दीपक बलराज से। इनसे बातचीत की ममता सिंह ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त हुआ। इनसे मिलिए।